दोस्तों नमस्कार, मैं विपिन मिश्रा आपका अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा गुरु पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ में जुड़ रहे हैं। इतिहास का एक नया टॉपिक, मौर्य काल। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने पिछले अपने जो लेक्चर थे उसमें विशेष रूप से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान जो धर्म सुधार आंदोलन हुए उन पर चर्चा की। और हमारी परीक्षा की दृष्टि से अब ये मौर्य काल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर एक परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न लगभग आते ही हैं, तो इस वजह से ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो समय न गंवाते हुए हम लोग पहले मौर्यों के बारे में कुछ संक्षिप्त परिचय कंप्लीट करते हैं। और चूँकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इस वजह से मैं इस पर 3 लेक्चर लूँगा और 3 वीडियोज़ आपको जो है अवेलेबल कराऊँगा, जिसके माध्यम से आप जो है मौर्यों के बारे में जो बेसिक जानकारियाँ हैं या MCQ टाइप्स क्वेश्चंस हैं उनके बारे में जान सकेंगे। तो पहले समय न गंवाते हुए आज हम लोग मौर्यों के जो साम्राज्य की स्थिति थी उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं इस टॉपिक पर। तो मौर्यों ने जब सिकंदर का आक्रमण होता है तो चाणक्य के द्वारा उत्तर पश्चिम प्रांत में सिकंदर का जो प्रशासक नियुक्त किया जाता है उसको जो है चंद्रगुप्त मौर्य पराजित करता है और उत्तर पश्चिम प्रांत में भारतीय सत्ता का एक तरीके से इसकी स्थापना करता है और आगे बढ़ करके नंदों का विनाश करके मगध साम्राज्य पर आधिपत्य स्थापित करता है। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए वो गुजरात, मालवा आदि क्षेत्रों पर कब्जा करता है। और धीरे धीरे चूँकि उस समय जो भारतीय स्थिति थी, ऐसा कोई केंद्रीय ऐसी सत्ता नहीं थी, इस वजह से चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत की आसान विजय करता है और कर्नाटका तक अपने राज्य की स्थापना या विस्तार करता है। और इसके बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो उसका पुत्र आता है बिंदुसार, बिंदुसार जो रहता है वो साम्राज्य का तो विस्तार नहीं करता है, लेकिन जो चूँकि चंद्रगुप्त मौर्य ने इतना विस्तृत साम्राज्य बना दिया था उस पर उसी साम्राज्य को वो विशेष रूप से आगे बढ़ाता है। और बिंदुसार का जो पुत्र अशोक रहता है वो साम्राज्य चूँकि लगभग चंद्रगुप्त ने कब्जा कर ही लिया था या विस्तृत कर ही दिया था, लेकिन जो कलिंग था, कलिंगा वाला क्षेत्र, उस पर चंद्रगुप्त मौर्य ने कब्जा नहीं किया था। तो इस वजह से और उसका आर्थिक और रणनीतिक महत्व भी कलिंगा का था। तो इस वजह से अशोक कलिंग पर आक्रमण करता है। 261 ईसा पूर्व के लगभग कलिंग पर विजय प्राप्त करता है। जैसा कि बौद्ध अनुसूचियों का मानना है कि कलिंग पर विजय प्राप्त करने के बाद अशोक बौद्ध बन जाता है और वो हिंसा छोड़ देता है। और इतना ही नहीं, वो उसकी जो युद्ध यात्रा हुआ करती थी वो धर्म यात्रा में परिवर्तित हो गई थी। तो खैर कुल मिलाकर के हम लोग राजनीतिक दृष्टि से इतना जान लें कि मौर्यों का एक तरीके से जो साम्राज्य था वो लगभग समूचे भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थापित हो गया था। ठीक है, तो ये अपने राजनीतिक दृष्टि से जानना अपने लिए ज़रूरी था। अब देखते हैं MCQ टाइप्स क्वेश्चंस कौन से ऐसे हैं जो हमारे परीक्षा की दृष्टि के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो कौन कौन से प्रश्न हैं देखते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ पिप्पल वन में स्थित मौर्य नामक गैर राजवंशी कबीले की बात करता है। तो यहाँ पर 4 ग्रंथ दिए हुए हैं और मैंने आपसे कई बार कहा है कि जब आप पढ़ा करें क्वेश्चन तो अपना पेन का जो पॉइंट है वो वर्ड्स के अकॉर्डिंग मूव कराते रहें। तो इसमें देखते हैं, निम्न में से कौन सा ग्रंथ पिप्पलिवन, कौन सा टर्म है, पिप्पलिवन में स्थित मौर्य नामक गैर राजसी कबीले की बात करता है। तो दोस्तों यहाँ पर 4 विकल्प उपलब्ध हैं। चारों विकल्पों में इसका सही आंसर होगा महापरिनिब्बाण सूत्र। महापरिनिब्बाण सूत्र जो है उसमें चर्चा मिलती है कि उस समय 8 गढ़ हुआ करते थे। 8 गढ़ हुआ करते थे। 8 गढ़ जैसे जिसमें लिच्छवी में, वैशाली में लिच्छवी, ऐसे ही और जो गढ़ हुआ कर मल्ल हुए और मौर्य हुए, तो ये ऐसे गढ़ हुआ करते थे। उसी में जो है जो पिप्पलिवन क्षेत्र था या पिप्पलिवन गढ़ था उसके जो प्रमुख थे वो कौन थे, मौर्य। ये जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है हम लोग को, महापरिनिब्बाण सूत्र से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ तक्षशिला में मौर्यकालीन मंत्रियों, कारिंदों या दुष्टामात्यों के कुशासन के विरुद्ध हुए हाथ असंतोष के बारे में बताते हैं।
बताता है। तो यहाँ पर 4 ग्रंथ हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? दिव्यावदान। जो दिव्यावदान है उससे जानकारी मिलती है कि मौर्य काल के जो कुछ मंत्री या अमात्य हुआ करते थे, अमात्य अभी के जैसे वर्तमान समय में आईएएस ऑफिसर्स हुआ करते हैं, उस समय मौर्य काल में जो प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे उनको अमात्य बोला जाता था। और जैसे अभी अधिकारी क्या है, अभी आईएएस अधिकारी एक वही जो है हेड बन जाता है नेविगेशन का, वही जो है अब बन जाता है रेलवे का बोर्ड का मेंबर भी बन जाता है या उसका हेड बन जाता है। तो इस तरीके से जो अमात्य हुआ करते थे वो भी अपनी सीनियरिटी के हिसाब से विभागों के अध्यक्ष बन जाया करते थे। तो इसमें कहा है कि जो अमात्यों के विरुद्ध जो विद्रोह हुआ उसके बारे में कहाँ जानकारी मिलती है, किस ग्रंथ में? तो दिव्यावदान में मिलती है। इज इट क्लियर? अगला प्रश्न, किस यूनानी इतिहासकार ने सिकंदर के आक्रमण के समय मैसक दुर्ग का विवरण प्रस्तुत किया है? थोड़ा नया क्वेश्चन है और थोड़ा डीप क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। किस यूनानी इतिहासकार ने सिकंदर के आक्रमण के समय मैसक दुर्ग का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया है? तो कौन है इसमें? अब यहाँ पर आप एलिमिनेशन सिस्टम भी जो है यूज़ कर सकते हैं। देखिए, आप एलिमिनेट कर सकते हैं। एलिमिनेशन टेक्नोलॉजी या टेक्निक ऐसी टेक्निक है जिसके माध्यम से आप जब भी फंसने की कंडीशन में हो, क्वेश्चन के राइट आंसर तक आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, तो उस कंडीशन में आप एलिमिनेशन सिस्टम के माध्यम से राइट आंसर तक एक्सेस करने के करीब तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद डिपेंड करता है आपका इंटेलेक्चुअल गेस कितना स्ट्रांग है या आपके नॉलेज आपने पहले पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो देखते हैं, एलिमिनेशन करते हैं हम लोग। मेगास्थनीज चूँकि सिकंदर कह रहा है, किस यूनानी इतिहासकार ने सिकंदर के आक्रमण के समय मैसक दुर्ग का विस्तृत वर्णन किया? तो मेगास्थनीज सिकंदर का समकालीन था नहीं और इसने सिकंदर के बारे में नहीं लिखा। प्लिनी के बारे में भी ऐसा है कि उसने जो है ऐसा कोई वर्णन नहीं किया है। अब अपने पास 2 ऑप्शन बनते हैं, कर्टियस और एरियन। यहाँ पर 50-50 जो टेक्निक होती है उसको हम यूज़ कर सकते हैं, यानी हम लोग 50-50 पर पहुँच गए कि ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है। अब 2 में हमको चूज़ करना है। तो इस अगर आपके पास जानकारी है तब तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानकारी है तब आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। हो सकता है अब वहाँ पर आपकी किस्मत भी कैसी है, क्या है, इस पर डिपेंड करता है। अगर आप इंटेलिजेंट गेस लगा लेते हैं तब तो अच्छी बात है, और नहीं जानकारी है तो हो सकता है कि आप नुकसान में, लेकिन फिर भी आप 50% तक पहुंच सकते हैं इस टेक्निक के माध्यम से। तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या हो? कर्टियस। जो कर्टियस था, कर्टियस ने मैसक दुर्ग का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया है। ओके, देखते हैं अगला प्रश्न है, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? यहाँ पर 4 विकल्प उपलब्ध हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य के, राजा जनक के। तो आप लोग सभी लोग जान ही रहे, कौटिल्य या चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। किसके थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। सीधा सा क्वेश्चन, इसमें कोई इब्बट वाली चीज़ ही नहीं है और सभी लोग जान ही रहे हैं। जो तैयारी से पुराने लोगों की तो मान लो बात ही मत करो, जो नए लोग हैं वो भी जान रहे होंगे। अब चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। चाणक्य किस नाम से जाने जाते थे? चाणक्य का बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। 1-2 बार जो पूछा भी जा चुका है, इसलिए आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। देखते हैं अगला प्रश्न, थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन का इसमें बढ़ा है, तो इसलिए आप इस पर कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। तो क्या है प्रश्न? लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया, ये कथन है, और इसका कारण क्या है? वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। तो आप कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को कितना जान रहे हैं, आप जो है स्टोरीज, इसकी इतिहास की जो इससे संबंधित है कितनी जान रहे हैं, तब आप इसके राइट आंसर तक आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। तो क्या इसका आंसर होगा, देखते हैं। कथन क्या है? लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया,
ये सही आंसर है। 325 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत छोड़ दिया था। ओके, 327 में वो ईरान पर कब्जा करता है और 326 ईसा पूर्व जो भारत का जो पश्चिमोत्तर प्रांत है उस पर जो है आधिपत्य करता है। इसके बाद 325 ईसा पूर्व में सिकंदर भारत छोड़ देता है। और सिकंदर के बारे में आप बहुत ही रोचक जानकारी है। भारतीय इतिहास, पूरे विश्व के इतिहास में सिकंदर एक ऐसा शासक था जिसका जन्म किसी एक देश में, मृत्यु किसी दूसरे देश में, और जो उसका दफनाना था वो दफनाया किसी तीसरे देश में गया। ये बहुत ही रोचक जानकारी है, आप लोग जो है इसको रख लेंगे। ठीक है, तो ये सिकंदर के बारे में आप लोग जान गए। अब अगला जो कारण है वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। तो दोस्तों, इस बात की कहीं भी चर्चा नहीं मिलती कि चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर के बीच युद्ध हुआ। तो जब युद्ध ही की साहित्यिक जो प्रमाण नहीं है युद्ध के, तो फिर ये कहना मुश्किल होगा कि वो पराजित हुआ था या क्या हुआ था। तो इस वजह से ये गलत होगा। तो अपना सही आंसर क्या हो गया? ए सही है और आर गलत है, यानी ए सही आर गलत, यानी राइट आंसर विल बी सी। ओके, तो देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है अपना। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया? एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके पूछे जाने की संभावना भी उतनी ज़्यादा है, क्योंकि इतिहास की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस समय जब हम बात करते हैं प्राचीन कालीन इतिहास की, स्त्री स्वतंत्रता की बात करते हैं, स्त्री सशक्तिकरण की बात करते हैं, तब मानते हैं कि स्त्रियों की समाज में स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी उस समय। राज्य और जो प्रशासन में इनकी कोई महती भूमिका नहीं थी। उस दौरान अगर स्त्रियां एक आक्रमण के विरुद्ध जो है शस्त्र धारण करती हैं तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य हो जाता है अपने इतिहास के दृष्टि से। तो कौन सा यहाँ पर विकल्प होगा, देखते हैं। चारों विकल्पों में 4 विकल्प हैं। चारों विकल्पों में दोस्तों सही आंसर होगा मत्सग। मत्सग की जो स्त्रियां थीं उन्होंने क्या किया था? सिकंदर के विरुद्ध युद्ध अस्त्र धारण किया था। ये समझ गए आप। अगला प्रश्न है, भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी। यहाँ पर 4 कारण आप लोगों के लिए तथ्यात्मक और अवधारणात्मक दोनों यहाँ पर जानकारियाँ अपेक्षित हैं या आवश्यक हैं। तो कौन कौन से कारण हैं? उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, इट्स ट्रू। उसकी फौज बेहतर थी, इट्स ऑल्सो ट्रू। उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली, इट्स ऑल्सो ट्रू। एंड लास्ट इज़, वह एक अच्छा प्रशासक था। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब इतने बड़े क्षेत्र पर उसने कब्जा कर लिया है, इतने देशों को जिसने जीता, तो वह एक अच्छा प्रशासक रहा ही होगा। ठीक है, तो इट ऑल्सो ट्रू। ओके, तो यानी ये भी सही, इट मीन्स इसका आंसर, फाइनल आंसर विल बी उपर्युक्त सभी, यानी सभी इसमें सही होंगे। ठीक है, आप लोग समझ गए। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है अपना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्रोत चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय मानता है? तो यहाँ पर अभी मैंने आप लोगों से चर्चा की थी कि जो लेक्चर में अपने जो इसको शामिल किया था मैंने, कि जो बौद्ध और जैन साहित्य है वह मौर्यों को क्षत्रिय मानता है। जो तत्कालीन ब्राह्मण साहित्य मौर्यों को निम्न कुल से उत्पन्न मानता है। ऐसे और भी जो है, जैसे रोमिला थापर उनको मौर्यों को वैश्य के रूप में मानती हैं। तो इस तरीके से कई अवधारणाएं हैं। और लेकिन इसका जो तत्कालीन या तार्किक संबंध है या कॉन्सेप्ट है, उसको आप इस रूप में समझ लीजिए कि चूँकि मौर्य शासक जैन थे, बौद्ध थे, आजीवक थे, और इन्होंने ब्राह्मण धर्म को एक तरीके से राजधर्म के रूप में या प्रश्रय नहीं दिया। तो इस वजह से ब्राह्मण साहित्य कुल मिलाकर के मौर्यों को निम्न कुल का मानता है, जबकि बौद्ध इनको
क्षत्रिय इस रूप में मानते हैं, या ये आधार मेरी ये अवधारणा है। इसका मतलब ये नहीं कि जो है यही सत्य है, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ कॉन्सेप्ट्स के लिए, कि चूँकि क्षत्रिय बौद्ध धर्म के लिए इन्होंने बहुत काम किया था, जैन धर्म के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको राजकीय धर्म के रूप में स्थापित कर दिया था, तो इस वजह से बौद्ध और जैन साहित्य इनको उच्च कुल में या क्षत्रिय कुल में उत्पन्न मानते हैं। तो ये चीज़ें बहरहाल आप कॉन्सेप्चुअल जो है ध्यान रखेंगे। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, बौद्ध साहित्य इसमें कौन सा बौद्ध ग्रंथ है? इसमें बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान। दिव्यावदान चूँकि बौद्ध साहित्य है, अगर जैन साहित्य होता का भी कोई ग्रंथ होता तो वहाँ पर प्रॉब्लम होती, लेकिन विकल्प ऐसे हैं जिनमें आप आसानी से एक्सेस कर सकते हैं अगर आपके पास ये कॉन्सेप्ट है तो समझ गए इस बात को। अगला प्रश्न है, मैगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर एक समिति द्वारा शासित था जिसमें सदस्यों की संख्या थी। तो ये जैसा कि आप जानते हैं, जैसे अभी के समय में क्या है, अभी के समय में भी जो कोई एक शहर होता है, उस शहर में जो संरचना रहती है, उसका शहर का जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड रहता है उसको बोलते हैं क्या? सिटी मजिस्ट्रेट। तो उस तरीके से जो कोतवाल या नागरिक जैसे जो अधिकारी हुआ करते थे, वो नगर के प्रमुख हुआ करते थे, और ये जो पूरे नगर का प्रशासन जो हुआ करता था या शासन हुआ करता था, वो समितियों के माध्यम से चलाया जाता था। अब जैसे अभी अगर आप जो है बड़े शहरों की बात करेंगे, जैसे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, कोई भी बड़ा शहर हो जो नगर निगम है, बरेली हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे प्रयागराज हो, चाहे वाराणसी हो, चाहे गोरखपुर हो, और ऐसे ही बिहार की अगर बात करते हैं तो बिहार में पटना हो, या ऐसे मुजफ्फरपुर हो, जो भी ऐसे जो बड़े शहर हैं, वो क्या है, उनको कई डिवीज़न में बांटा गया है, कई सेक्शन में बांटा गया है, जैसे सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4। तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन क्या किया जाता है? उनका एडमिनिस्ट्रेशन कई समितियों के माध्यम से चलाया जाता है। अभी उसको सेक्टर बोलते हैं। तो इसका एक हेड क्या जाता है, उन सबका एक ऑल इन हेड होता है, जिसको नागरिक बोलते थे उस समय, जिसे अभी सिटी मजिस्ट्रेट बोलते हैं। और बड़े नगरों में एडिशनल सिटी मजिस्ट्रेट और सिटी मजिस्ट्रेट हुआ करते हैं। एडिशनल सिटी मजिस्ट्रेट इन जो छोटी छोटी यूनिट्स या सेक्टर्स दिए जाते हैं उनके जिम्मेदार होते थे। उनका जो ज्यूरिसडिक्शन या कार्यक्षेत्र, अधिकार क्षेत्र ये हुआ करता था। और जो सिटी मजिस्ट्रेट है वो एडिशनल सिटी मजिस्ट्रेट को रेगुलेट करता था, और वो करता है, और वो हेड ऑफ़ द सिटी हुआ करता था। तो ये आप कुल मिलाकर के मैंने बहुत ही आसान शब्दों में आपको जो है इन चीज़ों को समझाने की कोशिश की है, आप समझ गए होंगे। तो मौर्य काल में जो पाटलिपुत्र नगर था, चूँकि एक विस्तृत नगर था, तो इसका रेगुलेशन क्या होता था, एक कमेटी के माध्यम से होता था, और ये कमेटी के माध्यम से होता था। तो ये जो है इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती थी? 30 जो मेंबर्स हुआ करते थे। तो दोस्तों, इस जानकारी को आप ले लें, 30 मेंबर्स हुआ करते थे। इसमें 6 समितियां होती थीं, जिसमें प्रत्येक समिति में 5 मेंबर हुआ करते थे। तो 5:6 = 30, यानी 5 कमिटीज़ 6 मेंबर्स। ओके, तो कुल मिलाकर के कितने मेंबर्स हो गए? 30 मेंबर्स हो गए। ये चीज़ आप लोग समझ गए। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है अपना। निम्नलिखित में से कौन से वंश के शासक ब्राह्मण धर्मावलंबी नहीं थे? अभी मैंने लेक्चर में भी इस बात को आपको शामिल किया है, और अगर आपके पास पहले से भी जानकारी है तो आसानी से इसके आंसर तक एक्सेस कर सकेंगे। कौन सा आंसर है इसका? धर्मावलंबी, ब्राह्मण धर्मावलंबी नहीं थे। तो आप सीधे यहाँ को इसको पढ़े क्वेश्चन, और इसको अंडरलाइन किया कि नहीं थे टर्म, इसको अंडरलाइन किया, सर्किल किया। तो नहीं थे। शुंग ब्राह्मण थे, सातवाहन ब्राह्मण थे, वाकाटक ब्राह्मण थे, और मौर्य, जैसा कि आप जानते हैं, उनको ब्राह्मण धर्म से नहीं संबंधित किया गया है। ओके, अगला प्रश्न है, अशोक के किस स्तंभ पर 4 सिंह एक साथ विराजमान हैं? तो अशोक ने कई जो है अभिलेखों की स्तंभों की स्थापना करवाई। उनमें अशोक का एक ऐसा स्तंभ है जिस पर 4 सिंह एक दूसरे की तरफ पीठ किए हुए बैठे हुए हैं। वो किस स्तंभ पर हैं? इसको देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा। 4 सिंह एक साथ में विराजमान हैं, तो ये इसका आंसर होगा सारनाथ।
सारनाथ कहाँ पड़ता है? वाराणसी के पास, वर्तमान उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और यहाँ पर जो स्तंभ मिला है वहाँ पर 4 सिंह शीर्ष हैं। तो इनके बारे में आप अगर जानकारी होगी, आप भारत सरकार का लोगो जानते हैं, तो भारत सरकार ने इसको राजकीय चिन्ह के रूप में शामिल किया है। ओके, ये चीज़ आप क्लियरली समझ गए होंगे। तो ये इसका जो है सारनाथ कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। और इसके अलावा जो और भी यहाँ पर विकल्प उपलब्ध हैं उनकी भी विशेषता है। जैसे रंगपुरवा स्तंभ है, किसी में जो स्तंभ में बैल की मूर्ति है, किसी में धौली स्तंभ है, उसमें हाथी की मूर्ति है। ऐसे जो ये नंदनगढ़ स्तंभ है उसमें जो है बैल और सिंह की मूर्ति है। तो इस तरीके से अन्य विकल्प जो स्तंभ हैं उनकी भी, अशोक के स्तंभों की महत्ता है, उनकी भी विशेषता है। तो इस वजह से अगर आप जानकारी रख लें वो भी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना ये बहरहाल यह प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम तट पर पराजित किया था। ये तो बच्चा बच्चा जानता होगा, इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर जो नए लोग हैं जिन्होंने इतिहास अभी बहुत नहीं पढ़ा है, उनके लिए हो सकता है जो है जानकारी नहीं हो, तो इस वजह से आप लोग इसको जान लेना ज़रूरी है आपके लिए। तो इसका आंसर क्या होगा? जो पुरु या पोरस था, पोरस को सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध हुआ। सिकंदर से पोरस पराजित हुआ और सिकंदर से पोरस पराजित हुआ, उसके बावजूद सिकंदर जो था वो पोरस की जो वीरता था उससे इतना प्रभावित हुआ कि इसने पराजय के बाद इसको अपने मित्र के रूप में स्वीकार किया, मित्र बनाया और उसका जो राजसत्ता थी उसको लौटा दिया। जबकि तत्कालीन और राजा थे, जैसे आम्भी का नाम सुना होगा आपने, अगर आपने इतिहास पढ़ा तो आम्भी जैसे जो राजा थे उन लोगों ने सिकंदर से दुरभिसंध कर ली थी। दुरभिसंध क्या होता है? उत्तर प्रदेश में पीसीएस में ऐसे टर्म्स जो है खासकर आर ओ में पूछे जाते हैं वाक्यांशों के लिए एक संधि, तो एक शब्द, तो उसमें दुरभिसंध जैसे शब्द हैं। ऐसे शब्द आप जब पढ़ते हैं तो उन चीज़ों पर ध्यान रखते रहें, ठीक है। षड्यंत्र या ऐसी संधि जो किसी कपटपूर्ण संधि होती है उसको कहा जाता है, या किसी जो पूर्वाग्रह से या गलत विचारधारा से की जाए वो उसको दुरभिसंध बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? सीधे आपने ही अंडरलाइन किए या सर्कल किए, यहाँ पर 4 विकल्प हैं। तो कौन सिकंदर के काल में नहीं आया था? आप ज्योग्राफिकल जो हिस्ट्री है उसको जो है जब पढ़ें तो उसको टाइम फेज़ के अकॉर्डिंग जो है डिवाइड करने की कोशिश करें। तो आप जो है जैसे किस फेज़ में कौन वंश हुआ, किस फेज़ में कौन शासक हुआ, तो उसको आप राइट आंसर तक एक्सेस कर सकेंगे, ऐसे जो है अगर आप टेक्निक अपनाते हैं तो इसका आंसर क्या होगा? सीधा सा आंसर डाइमेकस जो है वो सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। और जो शेष थे वो नियार्कस हो, चाहे आनेसिक्टिस हो, चाहे अरिस्टोबुलस हो, यूपीपीसीएस और यूपीएससी दोनों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसलिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है, हो सकता है दोबारा रिपीट कर दे, क्लासिकल क्वेश्चन है एक तरीके से। तो डाइमेकस किसके दरबार में आया था? आप लोगों के पास जानकारी हो तो बताइए, डाइमेकस किसके दरबार में आया था और किस विदेश के किस शासक ने इसको भेजा था? तो ये दोस्तों ये बिंदुसार के दरबार में आया था, ये आप लोग याद रखेंगे। ओके, अगला प्रश्न है बुलंदी बाग प्राचीन स्थान कहाँ था? इतिहास की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन सामान्य और फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर पाटलिपुत्र होगा। पाटलिपुत्र अभी भी वहाँ पर बुलंदी बाग नाम की जगह है, जो कि मौर्य काल में पाटलिपुत्र का विशेष महत्व था। वहाँ पर अभी भी कुम्हरार है, बुलंदी बाग है, गर्दनी बाग है और ऐसी जगहें हैं पटना में अभी भी जिनके ऐतिहासिक महत्व है। ओके, अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की? अभी मैंने अपने लेक्चर में बताया था जब साम्राज्यिक विस्तार बताया मौर्यों का। तो इसका आंसर क्या होगा?
चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसने दक्कन की विजय प्राप्त की। अगर आप मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करें तो ये उत्तर पश्चिम का पूरा क्षेत्र समझ लीजिए ये है। और एक मिनट, ये मान लीजिए आपका उत्तर पश्चिम का पूरा जो है इधर का क्षेत्र है, ये इधर का क्षेत्र है। तो ये तत्कालीन भारत का मैप लगभग ऐसा था। तो मौर्यों ने इधर इस क्षेत्र में भी जो है चूँकि संधि कर ली थी इसके सिकंदर के प्रशासक से, तो इस क्षेत्र में भी कब्जा कर लिया था। और इस क्षेत्र पर जो कि मालवा गुजरात वाला क्षेत्र था, इस पर चंद्रगुप्त मौर्य ने आक्रमण कर किया था और इस पर विजय प्राप्त की। इसी तरीके से मौर्यों ने यहाँ जो कर्नाटक आदि क्षेत्र था वहाँ तक चंद्रगुप्त मौर्य ने विजय प्राप्त की थी। और जो कलिंगा बचा था, इस कलिंगा को अशोक ने अपने राज्य में शामिल किया। तो कुल मिलाकर के समूचा लगभग उत्तर भारत जो था वो मौर्यों के आधिपत्य में आ गया था, भारतीय प्रायद्वीप। ओके, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? तो अभी मैंने बताया चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको पहली बार जीता था। इज इट क्लियर? ओके, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अशोक के अभिलेखों में उसे देवताओं का प्रियदर्शी राजा कहा गया है। क्या कहा गया है? देवताओं का प्रियदर्शी राजा, देवताओं का प्रियदर्शी राजा, देवानाम्पी, जिसको जो बौद्ध टर्मोलॉजी है या ओरिजिनल टेक्स्ट में आपको मिलता है, वो देवानाम्पी की उपाधि अशोक ने धारण की थी। आप लोगों को जानकारी होगी। तो इस संदर्भ में इससे अशोक के किस आदर्श पर प्रकाश पड़ता है? देवानाम्पी, देवताओं का प्रिय, तो इसका जो है क्या संबंध था? तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं। अशोक का धर्म, तो इसको हम एलिमिनेशन सिस्टम के माध्यम से भी राइट आंसर तक एक्सेस कर सकेंगे। तो अशोक का धर्म था, अशोक का धर्म नहीं था, क्योंकि अशोक ने, इतिहासकारों का मानना है, किसी भी धर्म को राजधर्म की स्थिति या मान्यता नहीं दी थी। ठीक है। तो राजत्व का आदर्श भी जो है उसका ये नहीं था कि जो है देवानाम्पी की उपाधि धारण करके ये इसके माध्यम से हम राजत्व की एक नई अवधारणा प्रस्तुत करें। तो इसका सीधा संबंध था प्रजा के साथ व्यवहार, यानी वो इतना प्रजावत्सल राजा था, इस वजह से उसने उपाधि धारण की देवानाम्पी, देवताओं का प्रिय, यानी जो जनता का प्रिय शासक था वो देवानाम्पी की उपाधि के रूप में अशोक अपनी पहचान बनाता था। ठीक है। तो अगला प्रश्न क्या है। अशोक के अभिलेख निम्नलिखित में से किस लिपि में है? यहाँ पर जो 4 विकल्प हैं, 3 लिपियाँ दी हैं, तो कौन सा इसमें सही है देखते हैं। ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामाइक, सभी तीनों। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सभी तीनों। मैं पहले आपको आंसर बता देता हूँ। तो क्या आंसर होगा इसका? सभी तीनों। तो अगर अब हम लिपि आधार पर अगर हम अशोक को समझने की कोशिश करें तो देखते हैं हम कि चूँकि अशोक ने या मौर्यों ने एक विस्तृत क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था या अपना आधिपत्य किया था या सत्ता की स्थापना की थी, तो इस वजह से इस क्षेत्र में जहाँ जो स्थानीय भाषा का प्रभाव था या लिपि का प्रभाव था वो बना रहा। क्योंकि इस क्षेत्र में क्या हुआ था, यूनानियों का आक्रमण हुआ था, अतः आरामाइक और यूनानी लिपि मिल रही है। और इधर खरोष्ठी थी, क्योंकि अफ़गानिस्तान और कबीलाई क्षेत्र भी यहाँ पर उपस्थित था, तो उनकी भी लिपि थी। और शेष जो भारत में इधर ये क्या थी, ब्राह्मी लिपि थी, प्रचलित थी, और साउथ में जो है द्रविड़ लिपि प्रचलित थी। ठीक है। तो इस तरीके से हम देखेंगे। और खरोष्ठी लिपि के बारे में अब मैं दिखाता हूँ आपको इस तथ्य के माध्यम से या इस अवधारणा के माध्यम से कैसे इतिहास वर्तमान को प्रभावित करता है। तो जो खरोष्ठी लिपि थी, खरोष्ठी लिपि की विशेषता, खरोष्ठी लिपि कहाँ थी, ये जो आधुनिक पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान वाला क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र में खरोष्ठी लिपि थी। जब इस पूरे क्षेत्र में खरोष्ठी लिपि थी और खरोष्ठी लिपि की विशेषता क्या है, खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है, राइट टू लेफ्ट। जब ये दाएं से बाएं लिखी जाती है, ये इसकी विशेषता है। और आधुनिक जो ये क्षेत्र है जहाँ पर उर्दू आज भी प्रचलित है, और उर्दू की भी विशेषता है कि यह भी दाएं से बाएं लिखी जाती है।
तो कुल मिलाकर के आप देख रहे होंगे कि कैसे हमारा इतिहास वर्तमान को भी प्रभावित कर रहा है। इज इट क्लियर? ओके, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। सीरिया का राजदूत डायमेकस किस मौर्य शासक के दरबार में आया था? दोस्तों, मैंने अभी आपसे जो पिछला क्वेश्चन था उसमें इसमें शामिल किया था, उसमें पूछा भी था, और इसका आंसर भी आप जो है ध्यान रखेंगे कि सीरिया का शासक कहाँ का था। सीरिया का राजदूत डायमेकस किस मौर्य शासक के दरबार में आया था? तो इसका आंसर क्या होगा? डायमेकस, मैंने बताया था, बिंदुसार के दरबार में आया था। और सीरिया के राजा का क्या नाम था? अगर आप लोगों के पास जानकारी है अपने दोस्तों के साथ साझा करें, नहीं है तो अपनी आप जो इन्फॉर्मेशन लिस्ट है उसको इनरिच कर लें। इस जानकारी को अपने पास रखेंगे, चूँकि क्वेश्चन बनने की संभावना यहाँ से रहती है, जो खासकर तत्कालीन जो राज्य, विदेशी राज्य थे, पड़ोसी राज्य जिनसे मौर्यों के संबंध थे, उनके राजाओं के बारे में जानकारी आपसे अपेक्षित रहती है। तो सीरिया के उस राजा का नाम बताइए। ठीक है, तो अगला प्रश्न है कि मौर्य दरबार में मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस का दूत कौन था? जो मौर्य दरबार हुआ था उसमें देखिए यहाँ पर आ गया मिस्र, आ गया, यहाँ सीरिया हो गया, एक दूसरा मिस्र हो गया। तो मिस्र का राजा कौन था? टॉलमी फिलाडेल्फस। ऐसे सीरिया का राजा कौन था? आप मुझे ये बताइएगा। उसने भी एक दूत जो है यहाँ पर भेजा था इनके यहाँ, मौर्यों के यहाँ। तो उस दूत का क्या नाम था? डायनोसियस। डायनोसियस जो था वो मौर्य दरबार में मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस का एक दूत के रूप में आया था। अब आप आगे देखेंगे, जब मध्यकालीन भारत में देखेंगे, विशेष रूप से जहांगीर के पीरियड में टॉमस रो वगैरह जो है एक दूत के रूप में आते हैं, या जो दक्षिण भारत के शासक थे, चोल शासकों ने भी अपने दूतों को जो है चीन में भेजा था। खासकर जो है कुलोत्तुंग प्रथम ने अपने जो कई मिशन जो है वहाँ पर 2 मिशन भेजे थे चीन में, और चीन के शासकों ने भी दूतों को भेजा था। ठीक है, तो इस तरीके से दूतों का आदान प्रदान या जो प्रवाह, आना जाना, जो आवागमन था वो बना रहता था विभिन्न देशों के बीच। ठीक है, और एक यहाँ पर और आपको मैं जानकारी दे देता हूँ, चूँकि क्वेश्चन नंबर 20 में सीरिया के संबंध में, वो आपके लिए ज़रूरी है, थोड़ी रोचक भी है और अपेक्षित भी है, चूँकि हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले उससे, कि जो सीरिया के राजा जो थे उनसे बिंदुसार ने कहा था कि आप मुझे अंजीर, मदिरा और एक दार्शनिक भेजिए। तो सीरिया के राजा ने अपने दूत के साथ में अंजीर और मदिरा तो भेज दी थी, लेकिन कोई दार्शनिक नहीं भेजा था, और उसने कहा था कि हमारे यहाँ दार्शनिकों का आदान प्रदान नहीं किया जाता है। तो इस तथ्य को आप, या इस स्टोरी को आप अपने जानकारी में रखेंगे। हो सकता है ये क्वेश्चन में किसी न किसी रूप में शामिल कर ले, चूँकि ये इतिहास की दृष्टि से एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? मेगास्थनीज, चूँकि यहाँ पर हम लोगों ने एक दूत देखा, दूत देखे, तीसरा दूत यहाँ पर कौन है? मेगास्थनीज है। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है कि निम्न में से कौन से दूत आए थे दरबार में, मौर्यों के दरबार में, तो डायमेकस, डायनोसियस, मेगास्थनीज 3 हो गए। चौथा किसी तीसरे का नाम दे दिया कि कौन नहीं आया था, तो चौथा विकल्प होगा। इसलिए आप इन चीज़ों को भी ध्यान रखेंगे, ऐसे भी कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे। तो मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? मेगास्थनीज 305 ईसा पूर्व के लगभग ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तिथि ज़रा उसकी आप करेक्ट कर लेंगे, एक बार जो है देख लेंगे, थोड़ा मुझे 305 ही लग रही है। ठीक है, तो ये देखते हैं। अब अगला प्रश्न क्या है। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में शामिल था या प्रमाणित होता है? तो जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि मालवा और गुजरात पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना आधिपत्य किया था, और ये कैसे प्रमाणित होता है, इसके विकल्प क्या है, इसका आंसर क्या होगा? 4 विकल्प हैं, चारों विकल्पों में इसका सही आंसर होगा रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख से। जूनागढ़ कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। और जब मालवा को या गुजरात को इन्होंने शामिल किया चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो वहाँ पर इन्होंने अपने दूत को नियुक्त किया, अपना एक प्रशासक या जो गवर्नर
के रूप में वहाँ पर नियुक्त किया था। और उसी के समय आगे चल कर के, चूँकि इसका एक इम्पोर्टेंस रहता है, तो रुद्रदामन जो शासक रुद्रदामन होता है, उसका जो जूनागढ़ अभिलेख है उसमें यह जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने गुजरात को मौर्य साम्राज्य में शामिल किया था। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। सेल्यूकस, जिसको अलेक्जेंडर एवं द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, ये भी आप इन्फॉर्मेशन रख लेंगे। सेल्यूकस प्रशासक किसको नियुक्त किया था? सेल्यूकस को किस भारतीय राजा ने हराया था? जैसा अभी मैंने आपको बताया, आपने लेक्चर में स्टार्टिंग में भी बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसने सेल्यूकस को हराया था। और इवन इतिहास में तो ऐसे प्रमाण मिलते हैं, या ये भी जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में सेल्यूकस ने अपनी बेटी का विवाह किया था। इसके उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त मौर्य ने कई सौ हाथी और बहुत सा खजाना जो है दिया था, और जो उत्तर पश्चिम का क्षेत्र था उस पर एक तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य का आधिपत्य इस विवाह संधि के माध्यम से हो गया था। वैवाहिक संधियां या संबंध राजनीतिक आधार पर तत्कालीन राजाओं के द्वारा किए जाते थे। जैसे मगध साम्राज्य के शासकों ने लिच्छवी कुल में विवाह कर करके लिच्छवी का समर्थन हासिल किया। इसी तरीके से जो कौशल और काशी प्रसेनजीत वगैरह के बारे में आप लोग अगर जानकारी है तो वो आप लोग जानकारी रख लें, अगर नहीं है तो उसके वो भी विवाह संधि के माध्यम से जो है साम्राज्यों का या राज्यों का एक तरीके से समर्थन हासिल किया गया था। तो अपना अंतिम प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था? देखिए आंसर क्वेश्चन आपका आ गया। 305 ईसा पूर्व के लगभग चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था। तो इसका आंसर क्या होगा? 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। और तो इसका मतलब जब ये मेगास्थनीज जो आता है वो आता है 298 ईसा पूर्व के लगभग। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। और आज का लेक्चर अब हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं। मिलेंगे हम लोग अपने नए लेक्चर में, अगले लेक्चर में। दोस्तों, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अपने अगर आप लोगों को लगता है कि क्वालिटेटिव मटेरियल है, आपके लिए यूज़फुल है, तो आप इसको अपने आप देखें ही, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगा और मैं नए लेक्चर्स और अच्छे कंटेंट्स आपको और भी अवेलेबल कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।